हेलो, नमस्कार, राम राम आप सभी साथियों को। आप सभी साथियों का मैं स्वागत करता हूँ श्रीनाथ जी गवर्नमेंट क्लासेज में। हम भारतीय इतिहास का एक विस्तृत अध्ययन कर रहे हैं और भारतीय इतिहास में आज हम मौर्य काल के बारे में पढ़ेंगे। मौर्य काल और जिसका समय है 322 ईसा पूर्व से और 185 ईसा पूर्व। तो इस समय इस कालखंड में क्या क्या घटनाएं हुई, कौन कौन से शासक हुए जिन्होंने पूरे विश्व में अपने वीर होने का डंका बजाया, सिकंदर को धूल चटाई। तो ऐसे कौन कौन से शासक थे, उन सभी शासकों के बारे में पढ़ेंगे। उन शासकों के कार्यकाल में जो संस्कृति रही, जो साहित्य थे या फिर वहाँ जो अर्थव्यवस्था थी, उन सभी बिंदुओं पर हम बारी बारी से अध्ययन करेंगे। तो हम आज शुरुआत करेंगे मौर्य काल से। आज हम मौर्य काल से शुरुआत करते हैं। मौर्य काल, ठीक। तो चलते हैं हम अब आगे। तो मौर्य काल का समय क्या है? एग्जामिनर सबसे पहले हमसे समय के बारे में भी पूछ सकता है। तो मौर्य काल का कालखंड कितना है? तो मौर्य काल का यदि समय देखा जाए तो यह समय है 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व, ठीक। 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व मौर्य काल का समय है, ठीक। अब मौर्य काल के संस्थापक कौन है? तो मौर्य काल के यदि हम संस्थापक के बारे में बात करें तो जैसा कि आप सभी को भी पता होगा कि मौर्य काल के संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य। कौन? तो चंद्रगुप्त मौर्य, जो कि मौर्य काल के संस्थापक है। इन्होंने ही मौर्य काल की स्थापना की। और यदि इनके शासनकाल का समय देखा जाए तो इनके शासनकाल का समय है 322 ईसा पूर्व, 322 ईसा पूर्व से और 298 ईसा पूर्व, ठीक। 298 ईसा पूर्व यह इनके कार्यकाल का समय माना जाता है, ठीक। तो चंद्रगुप्त मौर्य वंश के संस्थापक थे और इनका शासनकाल है 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व। आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं कि आखिरकार मौर्य वंश का उदय किस प्रकार से हुआ, किस प्रकार से एक छोटा बच्चा पूरे भारत का सम्राट बन जाता है। ऐसी क्या घटनाएं रही उस तात्कालिक भारत में कि चाणक्य ने एक साधारण से बालक को पूरे विश्व का सम्राट बना दिया। वैसे तो शिक्षक जो चाहे वह कर सकता है, तो उसी प्रकार से चाणक्य ने पूरे भारत को बचाने के लिए, भारत को अखंड राष्ट्र बनाने के लिए एक साधारण से बालक को किस प्रकार से पूरे विश्व का सम्राट बना दिया, उनके बारे में हम चर्चा करते हैं कि किस प्रकार से चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की। तो आइए समझने का कुछ प्रयास करते हैं। आप सभी ध्यान से सुनेंगे और पेन कॉफ़ी लेकर लिख भी सकते हैं। वैसे तो हम आपको PDF भी प्रोवाइड करवाएंगे, लेकिन आप भी अपने हिसाब से नोट्स बना सकते हैं। तो
देखते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के उदय का कारण, कि चंद्रगुप्त मौर्य का उदय किस प्रकार से हुआ, मौर्य वंश किस प्रकार से अस्तित्व में आया। चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य का उदय, चंद्रगुप्त मौर्य का उदय किस प्रकार से हुआ, तो इस बारे में हम चर्चा करते हैं कि उस समय यूनान में एक रियासत पड़ती है ऑस्ट्रेलिया, यूनान की एक रियासत है ऑस्ट्रेलिया, और वहाँ का उस रियासत का शासक था सिकंदर। और यह सिकंदर, तो यह जैसे कि यह है ऑस्ट्रेलिया रियासत, ऑस्ट्रेलिया रियासत जो कि है यूनान में। कहाँ पर है यह रियासत, तो यूनान में। और इस रियासत का शासक है सिकंदर। कौन? सिकंदर, जिसका आपने कई बार नाम भी सुना होगा। जो हारा वही सिकंदर, जो जीता वही सिकंदर। परंतु आप सभी को याद भी है कि कौन जीता था? चंद्रगुप्त मौर्य। तो देखते हैं कि सिकंदर जो कि ऑस्ट्रेलिया का शासक था, अब इसने धीरे धीरे करके अपने आसपास की जो रियासत थी यूनान में, उन सभी रियासतों को भी जीत लिया और एक दिन धीरे धीरे करके पूरे यूनान पर इसका अधिकार हो चुका था। और जब इसने पूरे यूनान पर अधिकार किया, तब इसके मन में एक इच्छा जागृत होती है कि यदि मैं यूनान को जीत सकता हूँ तो पूरे विश्व को भी जीत सकता हूँ, पूरा विश्व को अपने अधिकार में ले सकता हूँ। तो ऐसी इसकी लालसा जागी और यह निकलता है अब विश्व विजेता अभियान पर कि मैं अब विश्व को जीतना चाहता हूँ। तो यह निकलता है विश्व विजेता अभियान पर। ठीक, तो यूनान का शासक सिकंदर अब विश्व विजेता अभियान पर निकलता है। कहाँ का शासक? तो लिखते हैं कि ये था यूनान का शासक। यूनान का शासक जो है सिकंदर, यूनान का शासक सिकंदर विश्व विजेता अभियान पर निकलता है। और जब यह विश्व विजेता अभियान पर निकलता है तो यह ईरान पर भी अधिकार कर लेता है, यानी ईरान को अब यह जीत लेता है। तो और जब यह ईरान को जीत लेता है, जैसे कि यहाँ है ईरान, तो ईरान को जीतने के पश्चात उस समय में एक जनपद था गांधार महाजनपद। कौन सा? तो भारत में उस समय 16 महाजनपद थे, जिनमें एक महाजनपद था गांधार महाजनपद। और इस गांधार महाजनपद में एक विश्वविद्यालय संचालित किया जाता था। और इस गांधार महाजनपद की राजधानी थी तक्षशिला। इसकी राजधानी थी तक्षशिला। गांधार महाजनपद की राजधानी थी तक्षशिला। और इस तक्षशिला में एक विश्वविद्यालय चलता था। क्या चलता था? तो विश्वविद्यालय यहाँ पर संचालित होता था। तो जब सिकंदर ने ईरान को जीता तो इस गांधार महाजनपद की राजधानी तक्षशिला में स्थित एक विश्वविद्यालय में यहाँ सभी शिक्षकों की एक बैठक आयोजित होती है कि किस प्रकार से
सिकंदर से भारत को बचाया जाए, क्योंकि यदि सिकंदर भारत पर आक्रमण करता है तो वह भारत को अपने अधिकार क्षेत्र में ले लेगा। इसके अलावा वह यहाँ पर जनता पर अत्याचार करेगा, भारत को लूटेगा, यहाँ की सभ्यता संस्कृति को हानि पहुँचाएगा। तो इन सभी बातों पर विचार विमर्श होता है। और इस तक्षशिला विश्वविद्यालय के एक आचार्य चाणक्य, आप सभी ने इनका नाम सुना होगा, आचार्य चाणक्य। तो आचार्य चाणक्य इस बैठक में, इस सभा में अपने विचार रखते हैं कि एक मार्ग है जिससे कि हम भारत को सिकंदर से बचा सकते हैं। चाणक्य सुझाव देते हैं कि यदि हम एक अखंड भारत का निर्माण कर ले तो हम सिकंदर से लड़ सकते हैं, सिकंदर को यहाँ से मार पीट कर भगा सकते हैं। तो होता क्या है कि उस सभा में उपस्थित कई विद्वान चाणक्य पर हंसते हैं कि यह भला कैसे संभव है कि अखंड भारत का निर्माण किस प्रकार से किया जाएगा। तो अखंड भारत का निर्माण इतना आसान नहीं था, क्योंकि उस समय जो 16 महाजनपदों के राजा थे, यह राजा स्वयं एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहते थे, क्योंकि अपनी साम्राज्यवादी विस्तार नीति के कारण यह एक दूसरे पर आक्रमण करते रहते थे। तो बहुत ही मुश्किल था कि इन 16 महाजनपदों के शासकों को एक करना। तो चाणक्य ने सुझाव दिया कि यदि हम इन सभी 16 महाजनपदों के शासकों से बातचीत करें तो यह एक होकर सिकंदर का मुकाबला कर सकते हैं, उसे पराजित करके वापस यूनान भेजा जा सकता है। तो अब सभा में उपस्थित विद्वानों ने कहा कि चाणक्य जी, आप ही यह कार्य करें। तो चाणक्य इस कार्य को सफल बनाने के लिए चलते हैं मगध। कहाँ जाते हैं? मगध। क्योंकि उस समय मगध जो है सबसे शक्तिशाली महाजनपद था और मगध की राजधानी थी पाटलिपुत्र। मगध एक शक्तिशाली जो है महाजनपद होने के कारण इसके मार्ग सभी महाजनपदों से जुड़े हुए थे। यहाँ बहुत ही अच्छा व्यापार होता था और यदि व्यापार अच्छा होगा तो कर भी अच्छा होगा, ज़्यादा कर प्राप्त होगा तो रियासत व जनपद और भी मजबूत होगा। तो इसी कारण से मगध महाजनपद बहुत ही शक्तिशाली था, पूरे भारत में व्यापारिक दृष्टि से भी था। तो चाणक्य मगध की ओर चलते हैं और मगध के राजा घनानंद से बातचीत करते हैं। तो उस समय कितने, तो तत्कालीन समय में थे 16 महाजनपद थे उस समय। और चाणक्य की रणनीति थी कि अखंड भारत का निर्माण। क्या? अखंड भारत का निर्माण। यदि अखंड भारत का निर्माण हो जाए तो हम सिकंदर को आसानी से पराजित कर सकते हैं। यह रणनीति चाणक्य ने बनाई और इस रणनीति को सफल करने के लिए चाणक्य चलते हैं मगध की ओर जाते हैं धनानंद से मिलने। तो मगध
यह है मगध। और इस समय मगध का शासक है धनानंद। मगध का शासक है इस समय धनानंद। धनानंद, नंद वंश का शासक है धनानंद। और इस मगध की राजधानी है, मगध की राजधानी है पाटलिपुत्र। क्या है मगध की राजधानी? तो पाटलिपुत्र इस मगध की राजधानी थी। इस मगध की राजधानी में बहुत ही अच्छा व्यापार होता था और राजा को कर भी बहुत सारा मिलता था। तो चाणक्य धनानंद से मिलने जाते हैं। अब जब चाणक्य मगध पहुंचते हैं तो वहाँ के स्थित सैनिकों से बातचीत करते हैं कि मुझे महाराज से मिलना है, बहुत ही शीघ्र मुझे महाराज से मिलना है। तो सैनिक महाराज के पास जाते हैं और धनानंद से कहते हैं कि एक शिक्षक जो कि तक्षशिला से आए हैं वे आपसे शीघ्रातिशीघ्र मिलने का अनुग्रह कर रहे हैं। तब घनानंद उस दौरान अपने दरबार में नृत्य देख रहा था, सुरापान कर रहा था। तो उसने कहा कि इस समय हम बिजी हैं, इस समय हम व्यस्त हैं, हम किसी से नहीं मिलेंगे। तो अपनी रासलीला में वह मगन था। तो चाणक्य से कहा गया कि आप कुछ समय इंतज़ार कीजिए। तो चाणक्य इसी प्रकार से कुछ दिन वहाँ महाराज से भेंट होने का इंतज़ार करता है, परंतु महाराज अपनी रासलीला में व्यस्त थे, दरबारी नृत्य देखते थे, मदिरा पान में व्यस्त थे। तो उन्होंने चाणक्य को नहीं बुलाया। फिर एक दिन क्रोधित होकर चाणक्य ही महल में घुस जाते हैं और जब वे प्रवेश करते हैं दरबार में तो देखते हैं कि यहाँ तो मदिरा पान चल रहा है, यहाँ नृत्य चल रहा है, यहाँ तो राजा ही अपने भोग विलास में व्यस्त है। ये किस प्रकार से जनता को और किस प्रकार से अखंड भारत का निर्माण करेगा, ऐसे विचार चाणक्य के मन में आते हैं। फिर भी अखंड भारत के निर्माण के लिए आचार्य चाणक्य प्रेम से घनानंद से बातचीत करते हैं कि महाराज इस वक्त सिकंदर, यूनान का शासक सिकंदर विश्व विजेता अभियान की ओर निकला है और वह शीघ्रातिशीघ्र भारत पर भी आक्रमण करके भारत को अपने अधिकार क्षेत्र में ले लेगा। परंतु घनानंद उस समय अपनी रासलीला भोग विलास में व्यस्त होने के कारण चाणक्य की बातों पर ध्यान नहीं देते। चाणक्य कहते हैं कि यदि हम अखंड भारत का निर्माण कर ले, 16 महाजनपदों को एक साथ एकजुट कर ले तो हम सिकंदर से बच सकते हैं। तो घनानंद कहते हैं कि उससे मेरा क्या फ़ायदा कि उन 16 महाजनपदों के राजा आप ही होंगे। 16 महाजनपद, अब घनानंद कहता है कि किस प्रकार से 16 महाजनपद एक होंगे। तो चाणक्य कहते हैं कि कुछ महाजनपदों से हम संधि करेंगे और जो महाजनपद संधि के द्वारा हमसे नहीं मिलेंगे उन्हें हम युद्ध के द्वारा एकजुट करेंगे। तो इस प्रकार से हम पूरे भारत को एकजुट कर सकते हैं और सिकंदर का सामना कर सकते हैं। परंतु घनानंद चाणक्य की इन बातों पर ध्यान नहीं देते और चाणक्य का भरे दरबार में अपमान करते हैं और अपमान करके चाणक्य को वहाँ से धक्के मारकर बाहर निकाल देते हैं। तब चाणक्य कहते हैं धनानंद से कि हे धनानंद, आज
हम प्रतिज्ञा करते हैं कि हम अखंड भारत का निर्माण करके रहेंगे और एक दिन हम तुम्हें मगध से हटाकर किसी दूसरे को यहाँ शासक बनाएंगे और भारत को सिकंदर के आक्रमण से बचाएंगे। इतना कहकर चाणक्य वहाँ से चले जाते हैं और धनानंद अपने सैनिकों को चाणक्य के पीछे भेजते हैं, परंतु चाणक्य जैसे तैसे उनसे पीछा छुड़ाकर वहाँ से निकल जाते हैं। और जब वे मगध से तक्षशिला की ओर जाते हैं, मगध से तक्षशिला की ओर जब चाणक्य जाते हैं तो वे सोचते हैं कि किस प्रकार से हम अखंड भारत का अब निर्माण करेंगे, क्योंकि जो रणनीति बनाई थी वह लगभग फेल हो चुकी थी। घनानंद ने चाणक्य का अपमान कर दिया, तो अब चाणक्य ने सोचा कि क्यों न मैं ही एक ऐसा शासक बनाऊं जो अखंड भारत का निर्माण करे और हमारे इस लक्ष्य को प्राप्त करने में हमारी मदद करे। तो जब चाणक्य मगध से तक्षशिला जा रहे थे तो उस दौरान उन्हें एक शिकारी दिखाई दिया और वह शिकारी, ऐसा कहा जाता है कि कुछ बच्चों से शिकार करवा रहा था। तभी चाणक्य ने एक बच्चे को देखा जो कि अब वहाँ जो उपस्थित बच्चे थे जो कि शिकार कर रहे थे वे ज़्यादातर शूद्र जाति के थे, परंतु उनमें से एक जो बच्चा था उसके शिकार करने की कला एक क्षत्रिय की भांति चाणक्य को दिखाई दी। तो चाणक्य ने उस बच्चे को वहाँ से उस शिकारी से 1000 कांसा पर्ण में खरीद लिया। चाणक्य ने कितने, तो 1000 कांसा पर्ण में उस बच्चे को उस शिकारी से खरीद लिया। किससे, तो इस शिकारी से चाणक्य ने इस बच्चे को शिकारी से कितने 1000 कांसा पर्ण में खरीद लिया और खरीद कर इस बच्चे को कहाँ ले आए, तो तक्षशिला, मगध से तक्षशिला इस बच्चे को ले आए और यहाँ पर इन्हें पढ़ाया गया। इस तक्षशिला महाविद्यालय में 8 वर्ष तक पढ़ाया जाता था। 8 वर्ष तक बच्चे को वेद या फिर अस्त्र शस्त्र सभी की शिक्षा दी जाती थी। तो 8 वर्ष तक यहाँ पर चाणक्य को शिक्षा दी गई, अस्त्र शस्त्र सभी प्रकार की। और यहाँ पर क्षत्रिय जो है क्षत्रिय जाति के बच्चे ही अध्ययन कर सकते थे। इसके अलावा यहाँ प्रवेश की जो आयु थी वह थी, प्रवेश की आयु 16 वर्ष। 16 वर्ष के बाद के बच्चे ही यहाँ पर अध्ययन करते थे। तो चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य को 16 वर्ष की आयु में यहाँ पर लाते हैं। चंद्रगुप्त को 16 वर्ष की आयु में यहाँ पर लाते हैं और उसे अस्त्र शस्त्र का ज्ञान देते हैं। इस प्रकार से चाणक्य उसे एक निपुण योद्धा बना देते हैं। अब देखा जाए कि वैसे चंद्रगुप्त क्षत्रिय है या कोई और, तो आपने सुना होगा नागवंश, और इस नागवंश का शासक था शिशुनाग। नागवंश का शासक कौन, तो शिशुनाग। नागवंश का शासक था शिशुनाग और इस शिशुनाग का एक सामंत था।
सामंत, क्षत्रिय सामंत था इस नागवंश का। यह सामंत कौन था? तो क्षत्रिय। तो शिशुनाग नागवंश में शासक था शिशुनाग और इसका सामंत था जो कि था क्षत्रिय। अब क्या होता है कि नंद वंश का शासक महापद्म नंद जो है इस शिशुनाग का वध कर देता है। कौन? तो नंद वंश का महापद्म नंद जो है इसका वध कर देता है और वह परशुराम की भांति हर क्षत्रिय का विनाश करता है। यानी जब भी उसे कोई क्षत्रिय नजर आता तो वह उसे मार देता था। तो महापद्म नंद भी क्षत्रियों का विनाश करता था। जिस प्रकार से भगवान परशुराम क्षत्रियों का विनाश करते थे वैसे ही इसने भी क्षत्रियों का विनाश किया। तो क्षत्रियों का विनाश किया और शिशुनाग के सामंत थे जो कि क्षत्रिय थे। तो जब महापद्म नंद को यह पता चला तो उन्होंने उस सामंत को भी मार दिया। सामंत को भी मार दिया और इस सामंत की जो पत्नी थी उसका नाम था मुर्रा। सामंत की पत्नी का नाम था मुर्रा और इसका एक पुत्र भी था। सामंत की पत्नी व पुत्र यह दोनों अपनी जान बचाकर यहाँ से जंगल की ओर जाते हैं, जंगल में चले जाते हैं और मोर पालने लगते हैं। क्या? तो मोर पालने लगते हैं ताकि महापद्म नंद के सैनिक जब उन्हें ढूंढने आए तो वे शूद्र लगें, क्योंकि महापद्म नंद हर क्षत्रिय का विनाश करता था, उन्हें मौत के घाट उतार देता था। तो बचने के लिए सामंत की पत्नी व पुत्र अपना बचाव करने के लिए जंगल में जाते और मोर पाने लगते ताकि यदि सैनिक उन्हें ढूंढते हुए आए तो वे उन्हें एक शूद्र समझे। और इसी सामंत का पुत्र जिसका नाम था चंद्रगुप्त मोर पालने के कारण या फिर अपनी माता का नाम मुर्रा होने के कारण ही इसे चंद्रगुप्त मौर्य कहा गया। क्या कहा गया इसे? तो इसे कहा गया चंद्रगुप्त मौर्य। इतना क्लियर है। तो इस क्षत्रिय सामंत की जो संतान है और जो पत्नी है ये मोर पालने लगते हैं और मोर पालक होने के कारण या फिर अपनी माता का नाम मुर्रा होने के कारण इन्हें चंद्रगुप्त मौर्य कहा गया। इतना क्लियर है आप सभी को? आप सभी अब आगे चलते हैं। तो यहाँ गांधार की राजधानी है तक्षशिला। अब गांधार के शासक थे भरत। गांधार के शासक कौन थे? तो भरत। और ये भरत का बेटा ही तक्षशिला विश्वविद्यालय का संचालन करता था। तो राजा भरत का बेटा, राजा भरत का पुत्र, गांधार के राजा भरत का पुत्र तक्ष। कौन? तो यह तक्ष जो है तक्ष ही तक्षशिला विश्वविद्यालय का संचालन करता था। और वर्तमान में तक्षशिला कहाँ स्थित है? तो वर्तमान में जो है तक्षशिला यह पाकिस्तान के रावलपिंडी शहर में स्थित है। वर्तमान में तक्षशिला कहाँ है? तो वर्तमान में यह है
रावलपिंडी रावलपिंडी पाकिस्तान के रावलपिंडी शहर में, ठीक, रावलपिंडी पाकिस्तान। मैं यहाँ पर शॉर्ट में पाक लिख रहा हूँ, ठीक है। और यह तक्षशिला उस दौरान जैन धर्म का बहुत बड़ा केंद्र भी माना जाता था। तक्षशिला उस दौरान उस समय जैन धर्म का बहुत बड़ा केंद्र था। तक्षशिला उस समय जैन धर्म का बहुत बड़ा केंद्र था। तो आज के लिए इतना ही। एक बार हम पुनः इस पूरी क्लास का रिवीजन करते हैं ताकि हमें समझ में आए कि आज हमने क्या क्या पढ़ा। और इस के पश्चात आप इस वीडियो को फिर भी 2-3 बार देखिए ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो, क्योंकि कई बार बच्चे को एक बार में समझ नहीं आता ऑनलाइन क्लास में। इस वजह से आप इस वीडियो को 2 से 3 बार देखिए तो आपको काफ़ी कुछ समझ में आ जाएगा और आपके पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो आज हम पढ़ रहे थे मौर्यकाल। मौर्यकाल से हमने शुरुआत की। मौर्यकाल में जिसका समय माना जाता है कि 322 ईसा पूर्व से और 185 ईसा पूर्व। इसके संस्थापक है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य का कार्यकाल है 322 ईसा पूर्व से और 298 ईसा पूर्व। अब हमने उसके पश्चात देखा कि चंद्रगुप्त मौर्य का उदय किस प्रकार से हुआ, किस प्रकार से मौर्य वंश की स्थापना हुई, क्या कारण थे कि चंद्रगुप्त मौर्य को पूरे भारत का सम्राट बनाया गया। तो हमने देखा था कि यूनान में एस्ट्रालिया रियासत थी। इस रियासत का शासक था सिकंदर। यह सिकंदर धीरे धीरे करके यूनान की कई रियासतों पर अधिकार कर लेता है और एक दिन पूरे यूनान पर ही अधिकार कर लेता है। जब यह यूनान पर अधिकार कर लेता है तब यह सोचता है कि क्यों न मैं पूरे विश्व पर अधिकार कर लूं। तो ऐसी महत्वाकांक्षा रखते हुए यह विश्व विजेता अभियान पर निकलता है और यह ईरान पर अधिकार कर लेता है। तब ईरान के पास में था गांधार महाजनपद। तो गांधार महाजनपद में एक विश्वविद्यालय संचालित होता था और उस विश्वविद्यालय में एक दिन एक बैठक आयोजित होती है, एक सभा बुलाई जाती है कि किस प्रकार से भारत को सिकंदर के आक्रमण से बचाया जाए। तब उस सभा में एक आचार्य थे, आचार्य चाणक्य। इन्होंने भारत को सिकंदर के आक्रमण से बचाने के लिए अपना सुझाव रखा कि यदि हम 16 महाजनपदों को एक करके एक अखंड भारत का निर्माण कर लें तो शायद हम सिकंदर को पराजित कर सकते हैं। तो ऐसा विचार वे सभा में रखते हैं और सभा में रखते ही वहाँ उपस्थित अन्य जो विद्वान हैं वे उनका मजाक उड़ाते हैं कि यह किस प्रकार से संभव है, क्योंकि यहाँ के शासक एक दूसरे से लड़ते हैं, वे क्यों आपसी एकता बनाएंगे। तो चाणक्य ने इसके लिए भी कुछ प्लान बनाए रखा था कि हम मगध के शासक घनानंद से बातचीत करेंगे और वह सभी महाजनपदों से संधि करेंगे और जो रियासत संधि नहीं करेगी उन्हें हम आक्रमण करके उस अखंड भारत में मिला लेंगे। तो यह प्लान लेकर चाणक्य मगध की ओर चल देते हैं और मगध की ओर जाकर वे घनानंद से मिलने का प्रयास करते हैं, परंतु वहाँ के सैनिकों से वह घनानंद कहता है कि अभी हम व्यस्त हैं। क्यों? क्योंकि उस दौरान वे भोग विलास में व्यस्त थे। तो आचार्य चाणक्य कुछ दिन प्रतीक्षा भी करते हैं, परंतु जब
काफ़ी दिन हो गए तो आचार्य चाणक्य ज़बरदस्ती महल में प्रवेश करते हैं, और जब वे ऐसे दृश्य देखते हैं कि राजा तो भोग विलास में व्यस्त है, नृत्य देख रहा है, मदिरा पान कर रहा है, तो फिर भी वे राजा को समझाने का प्रयास करते हैं कि सिकंदर भारत पर आक्रमण करने वाला है, यदि हमने उसे नहीं हराया तो वह भारत पर अधिकार कर लेगा। परंतु घनानंद चाणक्य की नहीं मानता है और उन्हें अपमानित कर देता है, और अपमानित करके दरबार से बाहर निकाल देता है। तब चाणक्य भी प्रतिज्ञा करते हैं कि एक दिन हम अखंड भारत का निर्माण करेंगे, और हम मगध से आपको मगध की राजगद्दी से आपको उठाकर फेंक देंगे, और इस पर किसी दूसरे शासक को यहाँ पर राजा बना देंगे, किसी दूसरे व्यक्ति को यहाँ पर राजा बना देंगे। और वहाँ से भाग जाते हैं चाणक्य। तो जब वे तक्षशिला की ओर रवाना हो रहे थे तो उन्हें मार्ग में शिकारी दिखा। शिकारी के पास काफ़ी बच्चे थे, और उनमें से एक जो कि शूद्र वर्ण के थे वे बच्चे। परंतु एक जो बच्चा था वह उसके शिकार की कला ही एक क्षत्रिय की भांति थी। तो चाणक्य ने उस बच्चे को उस शिकारी से 1000 कांसा पर्ण में खरीदा, और वहाँ से उसे बच्चे को तक्षशिला विश्वविद्यालय में ले आया, और वहाँ पर उसका 8 वर्ष तक अध्ययन करवाया, और उसे अस्त्र शस्त्र सभी प्रकार की शिक्षा दीक्षा दी, और उसे एक योद्धा बना दिया। चाणक्य अब चंद्रगुप्त मौर्य क्षत्रिय था या शूद्र, तो इसके बारे में भी हमने देखा था कि नाग वंश का शासक था शिशुनाग, और इस शिशुनाग का एक क्षत्रिय सामंत था। तो इस शिशुनाग को महापद्मनंद जो है वह मौत के घाट उतार देता है। महापद्मनंद मौत के घाट उतार देता है, और वह क्षत्रियों का विनाश करने की प्रतिज्ञा लेता है, और इस कारण से वह शिशुनाग के सामंत जो कि क्षत्रिय था उस क्षत्रिय सामंत को भी मार देता है। और इस सामंत की पत्नी व पुत्र दोनों ही महापद्मनंद से बचने के लिए चंद्रगुप्त अपने मामा के साथ एक जंगल में रहता है, और वहाँ मोर पालने का कार्य करते हैं, ताकि महापद्मनंद के यदि सैनिक उन्हें ढूंढने आए तो वे उन्हें शूद्र समझकर छोड़ दें। तो मोर पालने के कारण या फिर अपनी माता का नाम मुर्रा होने के कारण चंद्रगुप्त को मौर्य कहा गया। चंद्रगुप्त का नाम पड़ा चंद्रगुप्त मौर्य। तो इस प्रकार से देखा जाए तो चंद्रगुप्त जो है एक क्षत्रिय वर्ण का था। किस वर्ण का? तो क्षत्रिय वर्ण का। गांधार की राजधानी थी तक्षशिला, और तक्षशिला गांधार का शासक भरत का बेटा था तक्ष, और ये तक्ष ही गांधार तक्षशिला में विश्वविद्यालय का संचालन करता था। तक्षशिला वर्तमान में रावलपिंडी पाकिस्तान में है, और तक्षशिला उस समय जैन धर्म का बहुत बड़ा ही केंद्र था। तो आज के लिए बस इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगली क्लास में मिलते हैं आप सभी से एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।